हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाषा विज्ञान से संबंधित ये भाग तीसरा लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। आप लोग करते नहीं हैं, कंजूसी बहुत करते हैं। जब हम इतना आपके लिए करते हैं तो आप भी लाइक और शेयर तो आपको करके ही जाना चाहिए। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। और इससे यदि आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और तो दोस्तों, ये भाषा विज्ञान यूथ कंपटीशन में संकलित भाषा विज्ञान का ये भाग तीसरा है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और भाषा विज्ञान यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की प्रीवियस ईयर श्रृंखला है। और दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस यानी कि व्याकरण से संबंधित जिसमें व्याकरण आता है, यदि आप उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये उसमें भी आता है, तो उसके लिए भी है। ये कोई निश्चित नहीं है कि केवल बड़े एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप हिंदी व्याकरण आता है तो इसको भी देखकर आप जा सकते हैं, आपको बखूबी प्रश्न मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा विज्ञान का ये तीसरा भाग। प्रश्न है 201। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्राकृत भाषा। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 202 आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। तो विकास हुआ दोस्तों, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इसका उत्तर विकल्प डी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर नहीं दिया हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। भारतीय भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। नंबर 2, मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें से पाली प्राकृत अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, हिंदी। नोट, आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए संस्कृत माना है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 303। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान के 344 में है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 में है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 ईस्वी को श्री वीजी खेर की अध्यक्षता में कुछ विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। प्रश्न है 204। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता अलंकारिकता नहीं है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता अलंकारिकता नहीं है। भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुपयुक्तता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। प्रश्न है 205। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का
यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। तो इनमें से इसका उत्तर है अनुच्छेद 351 विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। प्रश्न है 206 निम्नलिखित बोलियों क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। अवधी का बोली क्षेत्र है, अवधी का बोली क्षेत्र है इलाहाबाद। और ब्रज जो कि इसका बोली क्षेत्र है मथुरा। भोजपुरी का बनारस है। और मैथिली का मुंगेर। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा बड़ी ई छोटा आ बड़ा आ छोटी ई। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 207 खड़ी बोली के जन्म का समय माना गया है। तो खड़ी बोली के जन्म का समय माना गया है 1000 ईस्वी के आसपास। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया। शेष अन्य दिए गए असंगत है। प्रश्न पाली किस धर्म की भाषा है। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन समय की जनभाषा पाली में ही दिए थे। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, जबकि वैदिक ग्रंथों की भाषा संस्कृत तथा जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत। प्रश्न है 209 हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी की भी मुख्यतः 17 बोलियां हैं। निम्नलिखित कौरवी जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी इसको बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सभी 17 बोलियां आती हैं। प्रश्न है 210 आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है, बल्कि मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा है। मगधी पूर्वी अपभ्रंश की भाषाएं बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया ये सभी है। प्रश्न है 211 विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। भाषा का विकास इस प्रकार है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी इस प्रकार है। प्रश्न है 212 इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत भाषा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत भाषा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से एक ईस्वी तक। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न है 213 जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो भाषा कहलाती है। तो वह भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो हिंदुस्तानी भाषा प्रारंभिक खड़ी बोली है, जबकि भोजपुरी, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न है 214 झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली प्रचलित है। बुंदेली प्रचलित है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली प्रचलित है। और जबकि कन्नौजी, इटावा, हरदोई, कानपुर में ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा में। और अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, फिर उसके बाद बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मागधी से असमिया, ओडिसी ये सभी प्रचलित हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं।
भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। अन्य भाषाओं का विकास इस प्रकार अर्ध मागधी की है। पूर्वी हिंदी जो कि इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी से मैथिली, मगही, भोजपुरी, सौरसेनी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्राह्मण से सिंधी और पैसाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी ये आती हैं। प्रश्न है 216, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी हिंदी की है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। मगही मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उपभाषा और बोली राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। दोस्तों अगर बात की जाए तो जयपुरी पूर्वी हिंदी है, जयपुरी पूर्वी हिंदी पूर्वी राजस्थानी है, और मारवाड़ी पश्चिमी है, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी है, और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। तो इस प्रकार ये बटी हुई है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी ये सभी आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आप सभी जानते ही होंगे। प्रश्न है 217, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार से। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है, जबकि सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, काकेशियन परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार सभी असंगत है। प्रश्न 218, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक शेवस्यूर है, शेवस्यूर। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक शेवस्यूर हैं। शेवस्यूर की प्रसिद्ध पुस्तक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, शेवस्यूर की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न 219, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो पंजाबी, लहंदा ये पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और आधुनिक भाषाओं में पंजाबी भाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है। बोली उपभाषा राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, राजस्थानी और गुजराती और पश्चिमी हिंदी ये सौरसेनी के अंतर्गत आते हैं। बिहारी, मागधी और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी ये सभी इस प्रकार है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 220, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो चलिए देखते हैं। ये भोजपुरी भूतकालिक हैं। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गैल, भैल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं, जबकि अन्य सभी अवधि वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक तथा बुंदेली भविष्यकालिक तीनों असंगत। प्रश्न है 221, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो चलिए देखते हैं। इनमें से असत्य कथन, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची से हुआ। दोस्तों पैसाची से पंजाबी और लहंदा हुआ था इससे। और राजस्थानी और गुजराती पश्चिमी बोली सौरसेनी से हुआ, सौरसेनी से। तो इसका उत्तर विकल्प प्रश्न के अनुसार यही गलत है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ, ये गलत है। और राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी से हुआ। अगला प्रश्न है 222, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम है पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और पाली से पहले संस्कृत आएगा। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। दिए गए भाषाओं का सही अनुक्रम है, पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, अवहट का 500 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। 11वीं से 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी वर्ण रत्नाकर में किया है। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती यानी कि बाद का परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा। प्रश्न है 223, निम्न में से कौन सी हिंदी उपभाषा नहीं है? तो इनमें पंजाबी हिंदी की उपभाषा नहीं है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाबी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी में उपभाषा की संख्या 5 है, और जो कि इस प्रकार पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी।
प्रश्न है 224, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी ये तीनों बोलियां आती हैं। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों, इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 225, कुप्पी टोपी नीर पहाड़, कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है? तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार की है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुप्पी टोपी नीर पापड़ द्रविड़ भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है। इस भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। इनमें से तमिल सबसे पुरानी है और उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। प्रश्न है 226, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे? तो वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी, आप सभी जानते ही होंगे। इसका उत्तर विकल्प बी सही। राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी है। सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और हिंदी राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करना तथा देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न है 227, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। प्रश्न है 228, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? तो इनमें से डॉक्टर A.F. आर हार्नले ने किया। इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण A.F. आर हार्नले ने किया और हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो कि इस प्रकार: पूर्वी गौंडियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया आती हैं। पश्चिमी गौंडियन पश्चिमी और राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौंडियन के अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी और दक्षिणी गौंडियन के अंतर्गत मराठी आती है। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे बाहरी आर कहलाए। प्रश्न है 229, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं? तो इनमें से थी, विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। मध्यकाल में अरबी, फारसी, पश्तो से का, खा, ग ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 230, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो इनमें से भाषा पैतृक संपत्ति है, ये बिल्कुल गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा तो कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं, तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये विशेषता गलत है। भाषा भावों एवं विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। प्रत्येक भाषा निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा परिवर्तनशील होती है, उसका स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता है। भाषा परंपरागत होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति तथा भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है तथा प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। प्रश्न है 231, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 232, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात में माना जाता है। विकल्प डी सही है और देवनागरी का प्रयोग गुजरात में माना जाता है और सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं-8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में मिलता है। प्रश्न है 233, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इनमें अध्यक्षता की थी
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। प्रश्न है 234। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद नहीं, किशोरीदास वाजपेयी हैं। किशोरीदास वाजपेयी है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन 1957 ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से हिंदी का व्याकरण है। ब्रज भाषा का व्याकरण 1943, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 वाजपेयी जी के अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं। हेमचंद का शब्दानुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। अगला प्रश्न है 235। ग्रीन नियम का संबंध किससे है? तो ग्रीन नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। विकल्प ए सही है। और अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है, अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रीम है। यह 1882 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपी परिवार से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रीम नियम बालाघात पर आधारित है। प्रश्न है 236। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इनके वर्गीकरण का आधार है इतिहास। विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 237। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणवी या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है, जिसका विकास पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। ब्रजभाषा कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियाँ हैं। जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी, जिसकी बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली है। प्रश्न है 238। ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली है बुंदेली। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश की झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा मध्य प्रदेश में, ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल में बोली जाती है। और प्रश्न है 239। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये आप सभी जानते ही होंगे। विकल्प सी सही है। प्रश्न है 240। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। विकल्प बी सही है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियाँ अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी। प्रश्न है 241। ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैनी गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परत है, कैसे के रचौ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो यह गीत अवधी बोली का है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त गीत अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। ये अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती हैं। प्रश्न है 242। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। प्रश्न है 243। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि
सदैव कठिनता से सरलता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है। अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार एवं विकास होता रहता है। प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका बिहार की बोली है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है, तथा यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी नाम से जाना जाता है। प्रश्न 245, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो त्रिलोचन शास्त्री की मैथिली भाषा में है। विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी हैं। इन्हें वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख कृति धरती दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अमोला आदि हैं। प्रश्न 246, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो वो है सुनीत कुमार चटर्जी। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। रोमन लिपि वर्णनात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। प्रश्न है 247, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो उकार बहुला बोली छत्तीसगढ़ी मानी जाती है। विकल्प डी सही है। छत्तीसगढ़ी का विकास पूर्वी हिंदी सॉरी दोस्तों, पूर्वी हिंदी से अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली आती है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। अवधी, बघेली, उदासीन, आकार बहुला तथा भोजपुरी इकार बहुला है। प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? तो पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व तक। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 249, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? तो इनमें से विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्ठी लिपि की समकालीन है। ये बिल्कुल गलत है। ये निकली है ब्राह्मी लिपि से, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता के संबंध में प्रस्तुत कथन विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, गलत है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की है फारसी लिपि, पंजाबी की गुरमुखी लिपि। प्राचीन भारत की दो लिपियां हैं, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई। प्रश्न है 250, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ आओ कंठोष्ठ हैं। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। तालब की बात की जाए तो छोटी, बड़ी और या और चा वर्ग और तालब विसा ये सभी आते हैं। और दंतोष्ठ के अंतर्गत दोस्तों दंतोष्ठ होता नहीं, मूर्धन के अंतर्गत टा वर्ग आते हैं और मूर्धन खटकोण का आता है और टा वर्ग खटकोण का ये सभी आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 251, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये तो अभी आप शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 252, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? तो स्वर वर्णों की संख्या है 11। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 है तथा व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की जाती है। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, 2 द्विगुण व्यंजन है। प्रश्न 253, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो इनमें से बुंदेली राजस्थान की नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी है, मेवाती उत्तरी हिंदी है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी है, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी है, सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है। जबकि बुंदेली कन्नौजी खड़ी बोली, जिसका खड़ी बोली का नाम कौरवी भी ब्रजभाषा, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, ये सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। प्रश्न 254, किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली
स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। विकल्प सी सही है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज भाषा, मगही, बुंदेली आदि राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली ये सभी आती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 256, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये पूर्वी हिंदी, जो कि पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो इसका उत्तर हुआ विकल्प डी। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 257, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें पश्चिमी हिंदी की बोली डोंगरी नहीं है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी आती। मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो मालवी राजस्थानी की है। और मालवी ये दक्षिणी राजस्थानी बोली है। विकल्प सी सही है। और मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थानी है और जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थानी की है। मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। प्रश्न है 260, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, खड़ी बोली। और खड़ी बोली के अंतर्गत चलिए देखते हैं। खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि हैं। गढ़वाली बोली सौर सैनी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी है। बांगरू हरियाणवी के अंतर्गत आती हैं। और सौर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। प्रश्न है 261, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का मागधी के अंतर्गत माना गया है। विकल्प मागधी अपभ्रंश से निकली। उड़िया, असमिया ये सभी आती हैं। तो बिहारी हिंदी भी आती है मागधी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, जबकि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी राजस्थानी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का तथा पश्चाची अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा भाषाओं का विकास। प्रश्न है 262, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। विकल्प डी सही है। 5 उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं की बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली ये सभी आती हैं। प्रश्न है 263, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है? तो प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। प्रश्न है 264, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इनमें से अपभ्रंश विद्यमान था। विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 265, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मुस्लिम शासकों के समय में भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी।
जिस प्रकार इस समय हिंदी है उसी प्रकार समय के अनुसार न्यायालयों की भाषा थी। प्रश्न है 266, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न है 267, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये महान काव्यकार नाटककार हैं, जबकि सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक। भाषा की लघुतम स्वतंत्र सार्थक इकाई को कहते हैं? तो सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई ध्वनि को कहते हैं। प्रश्न है 269, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिन्हें हम तत्सम हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए जिसे तत्सम कहते हैं, जबकि फारसी, अंग्रेजी, उर्दू विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है 270, खड़ी बोली ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये सभी आते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी ये सभी आते हैं। पहाड़ी हिंदी के गढ़वाली, कुमाऊनी ये सभी आते हैं। प्रश्न है 271, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो ये है खड़ी बोली। विकल्प डी सही है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली है, इसको कौरवी ही कहते हैं। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है। इसका क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। प्रश्न है 272, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं? तो विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ है, उससे एक ही अर्थ लिया जाता है, ऐसे ही आयकर, राज्यपाल, संसद आदि शब्द। प्रश्न है 273, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली यह ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, इसका निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 276, निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। तो इनमें से अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये बिल्कुल गलत है। अनुवादक के लिए कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो अनुवाद करेगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न है 277, इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो इनमें से निष्पक्षता। विकल्प बी सही है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। इनमें से ईर्ष्या भावना। विकल्प डी सही है, ये नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता तो होना ही चाहिए। ईर्ष्या भावना ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईर्ष्या भावना नामक दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। समालोचक का यह कर्तव्य होता है कि समालोचना करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों का सही रूप से प्रकट करना। ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होने पर वो निष्पक्ष रूप से समालोचना नहीं कर सकता। प्रश्न है 278, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा अनुवादक में अनु का अर्थ पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। ये प्रश्न के अनुसार असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 279, बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से वो बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। विकल्प डी एकदम गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है वो बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, वो केवल बालकों से संबंधित होना चाहिए, उसे बाल साहित्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 280, खसखुरा या गुर खाली भाषा है? तो खसखुरा या गुर खाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा ये नेपाल की राजभाषा है। जिस प्रकार ये हिंदी भारत की राजभाषा है, उसी प्रकार नेपाल की राजभाषा खसखुरा या गुरखाली है। प्रश्न 281, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो इनमें से ड़ा ये अवधि में नहीं है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ड़ा ध्वनि अवधि में नहीं, अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत अभाव है। अवधि में या तथा वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब से किताबवा, कापी को कापिया, फाइल को फाइलिया, फाइलिया, लोटा को लोटवा। अवधि भाषा में ड़ा ध्वनि के स्थान पर न का प्रयोग होता है। प्रश्न है 282, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। प्रश्न है 283, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, उसके अर्थ में शब्द और अर्थ में निश्चितता रहती है। एकदम विकल्प ए सही है, निश्चितता रहती है। और न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रश्न है 284, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवहार के अंतर्गत शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीक शब्द। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द 2 भेद होते हैं, शब्द के समान, तकनीक। चलिए देखते हैं। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। और तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। प्रश्न है 285, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक लिपि से हुई। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक लिपि से हुई। खरोष्ठी लिपि की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहीबाज घड़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और काल परक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए ही देश से इसका लोप हो गया। अगला प्रश्न 286, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? तो इसके संयोजक थे काका कलेकर। विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प ए से। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कलेकर थे। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे शिरो रेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती। प्रश्न है 287, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र में था? तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र में श्री रामपुर। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 288, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो किससे संबंधित है? तो केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असंविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। अनुवाद सरलता, सहजता और शब्दावली में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहा। प्रश्न है 289, इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है?
इनमें से रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, इसका कथन गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जबकि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का रूप है। कथन सही। प्रश्न है 290। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। तो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन का। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। संचार एवं आनंद गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। प्रश्न है 291। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः है, तो ये अध्यात्म परक है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्म परक है। ये भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को धर्म से प्रेरित माना है। उल्लेखनीय है कि जो भी विदेशी आक्रमण हुए वो अपने धर्म के विस्तार से संबंधित थे। प्रश्न है 292। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। तो भाषा की परिभाषा है, भाषा मानव मुख के ध्वन्याङ्गों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुसंकलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। यही सही है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 293। पाली पद की बहुमान व्युत्पत्ति है। तो बहुमान व्युत्पत्ति पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पाली पद की बहुमान व्युत्पत्ति पर्याय, पालियाय, पालियाली, पाली। यह व्युत्पत्ति भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी है। पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की भाषा पाली है। इसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। प्रश्न है 294। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण है। तो ये वैयाकरण है कात्यायन। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कात्यायन है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। कात्यायन का है और मोंगलान व्याकरण ये मोंगलान का है। शब्दनीति व्याकरण ये वर्मी बिच्चू अंगवंश का है। प्रश्न है 295। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका उचित भावार्थ है प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उसे जो विकसित हुई ये प्राकृत भाषा कहलाई। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 296। अपभ्रंश भाषाओं का विकास है। तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं से है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 297। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया है पुरानी हिंदी। तो वो है चंद्रदास शर्मा गुलेरी। विकल्प सी सही है। प्रश्न है 298। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। तो इस कारण वो है ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इसी कारण हुआ क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। प्रश्न है 299। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। तो विकास के मूल आधार बना खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना खड़ी बोली व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। प्रश्न है 300 जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। और हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक हैं। तो उसके प्रस्तावक हैं श्री गोपाल अयंगर।
विकल्प डी सही है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और यहीं से हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।